दोस्तों, आपने YouTube पर बहुत सी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिनमें कुछ यूट्यूबर्स ये बता रहे होते हैं कि एक जहाज होता है और वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए उड़ता है, लेकिन वो जहाज कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। वो जहाज रास्ते में ही गायब हो जाता है और फिर 40-50 साल के बाद किसी अनजाने से एयरपोर्ट पर आकर अपने आप ही लैंड हो जाता है। अब इतने सालों तक वो जहाज कहाँ गायब था ये कोई नहीं जानता, और यूट्यूबर्स को ऐसी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है ये भी कोई नहीं जानता। अब इन यूट्यूबर्स की बातों में कितना सच होता है और कितना झूठ होता है, यही सब हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे जहाज की स्टोरी सुनाऊंगा जिसको कुछ यूट्यूबर्स ने 37 साल के लिए गायब कर दिया था। यानी पूरे 37 साल तक वो जहाज गायब रहा और फिर अचानक से वापस भी आ गया। तो यार, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए इसको एंड तक देखते रहना। मैं हूं अब्दुल हन्नान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इन्फो फैमिली। तो दोस्तों, ये कहानी है पैन एम फ्लाइट 914 की। एक जहाज जो न्यूयॉर्क सिटी से मियामी की तरफ जा रहा होता है, लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ ये जहाज कभी मियामी पहुंच ही नहीं पाता। ये जहाज बीच रास्ते में ही गायब हो जाता है। और मजे की बात यह है कि गायब होने से पहले ना तो ये जहाज कोई सिग्नल छोड़ता है और इसके गायब होने के बाद ना ही इसका मलबा कहीं मिल पाता है। अब इतना बड़ा जहाज आखिर कहाँ गायब हो गया, तो ये कोई नहीं जानता था। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जहाज कहाँ गया। तो दोस्तों, ये जहाज 12 जुलाई 1955 में उड़ान भरता है और फिर अचानक से आसमान में गायब हो जाता है। ये जहाज 1955 से लेकर 1992 तक यानी पूरे 37 साल तक गायब रहता है। और इसके गायब होने के बाद इसको ढूंढने के लिए बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। जैसे कि दोस्तों, ये जहाज न्यूयॉर्क से मियामी की तरफ जा रहा होता है, तो न्यूयॉर्क से मियामी के दरमियान अटलांटिक ओशन भी आता है। तो इस जहाज के गायब होने के बाद इन्वेस्टिगेटर्स को ये लगता है कि या तो ये जहाज अटलांटिक ओशन में डूब गया होगा या फिर ये क्रैश होकर कहीं गिर गया होगा। तो इन्वेस्टिगेटर्स और रेस्क्यू टीम्स इस जहाज को पानी में भी तलाश करते हैं और न्यूयॉर्क और मियामी के दरमियान जो जमीन का हिस्सा आता है वहाँ भी इस जहाज को अच्छे से तलाश किया जाता है। लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ रेस्क्यू टीम्स को इस जहाज का मलबा नहीं मिल पाता। तो ये इतना बड़ा जहाज आखिर कहाँ जा सकता है। रिकॉर्ड्स के मुताबिक इस जहाज पर 57 पैसेंजर्स थे और 4 क्रू मेंबर्स थे, यानी कुल मिलाकर इस जहाज पर पूरे 61 लोग थे, जो कि सब के सब इस फ्लाइट के साथ ही गायब हो गए थे। तो यार, ये तो था कहानी का पहला रुख। अब चलते हैं कहानी के दूसरे रुख की तरफ। तो ये है 1992 का एक नॉर्मल दिन। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। सभी परिंदे पानी में तैर रहे थे और सभी मछलियां आसमान में उड़ रही थी। मेरा मतलब सभी परिंदे आसमान में उड़ रहे थे और सभी मछलियां पानी में तैर रही थी। गलियों में कुत्ते भौंक रहे थे और उन कुत्तों के भौंकने की प्यारी प्यारी आवाजें हर जगह फैली हुई थी। खैर, ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, तो चलो पॉइंट की तरफ आते हैं। तो ये है 9 सितंबर 1992 और ये जगह है कराकस, वेनेजुएला, जो कि मियामी से 1200 मील यानी 1930 किलोमीटर दूर है। तो ये कराकस का एक एयरपोर्ट है और यहाँ के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का नाम है जॉन डे ला कोर्टे। तो जॉन डे ला कोर्टे भाई अपने काम पर आते हैं। वो आती जाती फ्लाइट्स पर नजर रख रहे होते हैं कि अचानक उनकी नजर रेडार पर पड़ती है। उन्हें रेडार पर एक न्यू डॉट दिखाई देता है जो कि वहाँ नहीं होना चाहिए था। पहले तो उन्हें लगता है कि शायद ये कोई मिस्टेक होगी, लेकिन जैसे जैसे वो गौर करते हैं तो वो डॉट धीरे धीरे करीब आ रहा होता है। उस डॉट को देखने के बाद जॉन भाई बोलते हैं, लगता है ये रेडार पागल हो गया है, कुछ भी दिखा रहा है। अभी जॉन भाई रेडार पर अपना गुस्सा उतार ही रहे होते हैं कि अचानक उन्हें एक प्लेन आसमान में दिखाई देता है जो कि एयरपोर्ट की तरफ आ रहा होता है। यानी रेडार बिल्कुल सही रीडिंग दिखा रहा था और जॉन भाई के अलावा एयरपोर्ट पर मौजूद सभी लोगों को वो जहाज दिखाई देता है। एयरपोर्ट के सभी लोग उस प्लेन को देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो प्लेन बहुत ही पुराने डिजाइन का था। उस पर मॉडर्न टर्बाइन्स की जगह पुराने प्रोपेलर्स लगे हुए थे। सभी लोग उस प्लेन को देखकर हैरान थे और ये सोच रहे थे कि आखिर ये इतना पुराना प्लेन आया कहाँ से। अभी सभी लोग ये सोच ही रहे थे कि अचानक उस फ्लाइट का पायलट एयर टावर से कांटेक्ट करता है और पूछता है कि हम कहाँ पर हैं। ये सुनते ही जॉन भाई रिप्लाई करते हैं कि तुम कराकस के एयरपोर्ट पर हो, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि तुम आए कहाँ से। तो जॉन भाई के इस सवाल पर पायलट बताता है कि ये पैन एम फ्लाइट 914 है जो कि न्यूयॉर्क से मियामी की तरफ जा रहा है। ये सुनते ही सभी लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये वही फ्लाइट थी जो 37 साल पहले गायब हो चुकी थी और फिर 37 साल के बाद
ये अब नजर आ रही थी। खैर काफी बातचीत के बाद जॉन भाई उस प्लेन को लैंड करने की इजाजत दे देते हैं और जब वो प्लेन लैंड करता है तो जॉन भाई बोलते हैं, क्या तुम जानते हो ये 1992 है? तो इस पर जहाज का पायलट बोलता है कि तुम आखिर किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जब जॉन भाई ये सुनते हैं तो वो फौरन से सिक्योरिटी गार्ड्स को वहां भेजते हैं ताकि वो सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को सेफली रेस्क्यू कर पाएं। तो जैसे ही गार्ड्स उस प्लेन के पास पहुंचते हैं तो प्लेन का पायलट उनसे बहस करने लग जाता है और इसी बीच पायलट के हाथ से एक पेपर गिर जाता है जो कि एक फाइल के अंदर था जो पायलट के हाथ में थी। जॉन भाई और गार्ड्स उस पायलट को समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो जिद्दी पायलट किसी की नहीं सुनता। वो जहाज का इंजन फिर से स्टार्ट कर देता है और टेक ऑफ करने लगता है। जॉन भाई उसे मना करते हैं कि ऐसा मत करो, ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है, लेकिन वो जिद्दी पायलट किसी की भी नहीं सुनता और टेक ऑफ करके हवा में उड़ जाता है और उस जहाज को लेकर फिर से गायब हो जाता है। और फिर 1992 से लेकर अब तक उस जहाज का कोई पता नहीं। तो दोस्तों ये थी कहानी पैन एम फ्लाइट 914 की, जिसे मेरे अलावा और भी बहुत से यूट्यूबर्स अपनी वीडियोस में सुना चुके हैं। सुनने में तो ये स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन इस कहानी में कितना सच है और कितना झूठ है इस बारे में अब हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि स्टोरी में बताया गया कि वो जहाज पूरे 37 साल तक गायब रहा और फिर 37 साल के बाद अचानक से वापस आ गया। तो यार ऐसा सिर्फ एक ही कंडीशन में पॉसिबल हो सकता है कि उस जहाज ने जरूर टाइम ट्रेवल किया होगा। वो जहाज अपने मौजूदा वक्त को पीछे छोड़कर उससे आगे निकल गया होगा। और सुनने में ये काफी अजीब भी लगता है क्योंकि आज तक कोई इंसान तो टाइम ट्रेवल कर नहीं पाया, तो भला ये जहाज आखिर कब से टाइम ट्रेवल करने लग गए। और अब अगर हम मान लेते हैं कि उस जहाज ने वाकई में टाइम ट्रेवल किया था तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर टाइम ट्रेवल उस जहाज के लिए कैसे पॉसिबल हुआ होगा। तो यही सब जानने के लिए मैंने गूगल पर सर्च किया कि टाइम ट्रेवल करने के लिए कितने तरीके हैं। तो किसी जगह पर गूगल 5 तरीके बताता है, तो किसी जगह पर 8 तरीके बताता है और किसी किसी जगह पे गूगल टाइम ट्रेवल करने के 10 तरीके भी बता रहा होता है। और जब यही बात मैंने चैट जीपीटी से पूछी तो चैट जीपीटी ने मुझे ये बताया कि टाइम ट्रेवल करने के कितने तरीके हैं इसके बारे में अभी तक कोई नहीं जानता। यानी इंटरनेट भी हमें टाइम ट्रेवल के बारे में सही से नहीं बता सकता। अब इस चीज ने मुझे काफी ज्यादा कंफ्यूज किया और मुझे और ज्यादा रिसर्च करनी पड़ गई और फिर बहुत ज्यादा आर्टिकल्स पढ़ के उन पर रिसर्च करने के बाद मुझे ये पता चला कि अगर हमें फ्यूचर में जाने के लिए टाइम ट्रेवल करना पड़े तो उसके लिए 4 तरीके ऐसे हैं जिनसे हम वाकई में टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में जा सकते हैं। तो चलो यार पहले हम उन 4 तरीकों को डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, स्पीड के जरिए टाइम ट्रेवल। दोस्तों आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी के मुताबिक अगर हम किसी चीज की स्पीड को इतनी ज्यादा बढ़ा दें कि वो लाइट की स्पीड तक पहुंच जाए तो उस चीज के लिए टाइम बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा क्योंकि वो चीज अपने टाइम से बहुत ज्यादा तेज चल रही होगी। ऐसे में वो चीज वक्त को बहुत तेजी से पीछे छोड़ देगी और फ्यूचर में चली जाएगी। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है बल्कि इस पर बाकायदा से एक्सपेरिमेंट्स भी किए जा चुके हैं। और अब अगर हम आजकल की लेटेस्ट फ्लाइट्स को देखते हैं तो उनकी स्पीड भी इतनी ज्यादा नहीं होती कि वो लाइट की स्पीड तक पहुंच पाए। तो फ्लाइट 914 जो कि एक ओल्ड प्रोपेलर्स वाला फ्लाइट था तो उसके लिए स्पीड टाइम ट्रेवल करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल रहा होगा। नंबर 2, टाइम ट्रेवल विया ग्रेविटी। दोस्तों हम ग्रेविटी के जरिए भी टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। ये तरीका भी आइंस्टाइन ने ही बताया था। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के मुताबिक ग्रेविटी जितनी ज्यादा होगी टाइम उतना ही ज्यादा स्लो हो जाएगा। और हम सब जानते हैं कि इस यूनिवर्स की सबसे ज्यादा ग्रेविटी एक ब्लैक होल के अंदर पाई जाती है। ब्लैक होल की ग्रेविटी लाइट की स्पीड से भी काफी ज्यादा होती है, तो उसकी ग्रेविटी से हम टाइम ट्रेवल भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि ब्लैक होल्स अर्थ से इतना ज्यादा दूर हैं कि उन तक लाइट को भी पहुंचने में हजारों साल लग जाएंगे। तो फ्लाइट 914 का एक ब्लैक होल के पास जाकर टाइम ट्रेवल करना भी बिल्कुल इम्पॉसिबल रहा होगा। और दोस्तों अब आता है टाइम ट्रेवल करने का तीसरा तरीका, टाइम ट्रेवल विया सस्पेंडेड एनिमेशन। दोस्तों मान लो कि आपके सर पर एक बड़ा सा पत्थर गिर जाता है जिसकी वजह से आप 4-5 दिन के लिए बेहोश हो जाते हो। तो उन 4-5 दिनों तक बाकी लोगों के लिए तो सब कुछ नॉर्मल रहा होगा, यानी उन सब के लिए वैसे ही सुबह हुई होगी और वैसे ही शाम हुई होगी, लेकिन आपके लिए वो 4-5 दिन एक लम्हे में ही गुजर गए होंगे। तो दोस्तों इसी चीज को बोलते हैं सस्पेंडेड एनिमेशन।
साइंटिस्ट का ये मानना है कि सस्पेंडेड एनिमेशन के जरिए वो टाइम ट्रेवल भी कर सकते हैं। सस्पेंडेड एनिमेशन में ठंड की मदद से एक इंसान की बॉडी के बायोलॉजिकल प्रोसेस को बहुत ज़्यादा स्लो कर दिया जाता है और उस प्रोसेस में इंसान सिर्फ सांस ले सकता है। उस प्रोसेस में इंसान की बॉडी में मौजूद बैक्टीरिया बहुत ही स्लो काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इंसान की एज भी स्लो हो जाती है। उसकी एज इस प्रोसेस में बहुत ही धीरे धीरे गुजरती है। लेकिन दोस्तों यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये प्रोसेस अभी सिर्फ 2 घंटे के लिए ही हो सकता है, यानी इस प्रोसेस पर साइंटिस्ट अभी तक रिसर्च कर रहे हैं। तो फ्लाइट 914 का इस प्रोसेस के जरिए टाइम ट्रेवल करना भी इम्पॉसिबल रहा होगा। और दोस्तों अब जो लास्ट तरीका टाइम ट्रेवल का मुझे पता चला वो है टाइम ट्रेवल बाय वर्म होल्स। अब ये वर्म होल्स क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों वर्म होल एक्चुअली में स्पेस में मौजूद एक शॉर्टकट होता है। अब जैसे कि हमें अर्थ से मार्स पर जाने में पूरे 8 महीने लग जाते हैं, लेकिन वहीं अगर हम वर्म होल के जरिए मार्स पर जाएं तो हम सिर्फ कुछ ही सेकंड में मार्स पर पहुंच जाएंगे। और अगर मैं वर्म होल की कोई एग्जांपल दूं तो कुछ ऐसे होगा कि मान लो आपको एक पेज के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ जाना है तो उसके लिए आपको बहुत सारा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम उस पेज को ही फोल्ड कर दें तो उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान कोई भी डिस्टेंस नहीं रहेगा। और एक वर्म होल भी ऐसे ही काम करता है। लेकिन दोस्तों यहाँ प्रॉब्लम ये है कि आज तक कोई भी वर्म होल डिस्कवर नहीं हुआ, और ये होता भी है या नहीं इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। साइंटिस्ट इसके होने का सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे कि ब्लैक होल को ढूंढने से पहले साइंटिस्ट ने ब्लैक होल के होने का अंदाजा लगा लिया था, और साइंटिस्ट का ये अंदाजा बिल्कुल सही निकला जब उन्होंने पहला ब्लैक होल देखा। तो दोस्तों अभी तक तो कोई वर्म होल दिखाई नहीं दिया, तो फ्लाइट 914 का एक वर्म होल के जरिए से टाइम ट्रेवल करना भी इम्पॉसिबल रहा होगा। तो यार अब हमने टाइम ट्रेवल की सारी साइंटिफिक पॉसिबिलिटीज को देखकर ये जाना कि उस जहाज ने टाइम ट्रेवल तो किया ही नहीं होगा, तो फिर आखिर वो जहाज 37 साल तक कहाँ गायब रहा होगा। तो चलो यार थोड़ा सा मजीद डिटेल में जाकर जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये क्या मैटर है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि सिक्योरिटी से बहस करते वक्त पायलट के हाथ से एक पेपर गिर जाता है, तो वो पेपर दरअसल एक कैलेंडर था। और अगर हम उस कैलेंडर को गौर से देखें तो उस पर एक बस का लोगो बना हुआ है। तो अब सोचने की बात है कि एक पायलट के पास एक बस का कैलेंडर कहाँ से आया होगा। रूल्स के मुताबिक उस पायलट के पास एक इंस्ट्रक्शन लिस्ट होनी चाहिए थी। ये एक खास किस्म की लिस्ट होती है जिसमें जहाज को उड़ाने की सारी डिटेल्स मौजूद होती हैं। तो इस हिसाब से एक पायलट का कैलेंडर से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि उस पायलट के पास एक कैलेंडर था। तो यही सब जानने के लिए मैंने फ्लाइट 914 के बारे में चैट जीपीटी पर सर्च किया। तो यार चैट जीपीटी ने मुझे एक ऐसी बात बता दी जिसने मेरा सारा मसला ही हल कर दिया। चैट जीपीटी ने बोला कि हनान भाई, फ्लाइट 914 के नाम से कभी कोई फ्लाइट थी ही नहीं। फ्लाइट 914 सिर्फ एक फिक्शनल स्टोरी है जिसको अर्बन लेजेंड्स ने लिखा था। अब ये अर्बन लेजेंड्स कौन है इसके बारे में मुझे कोई खास डिटेल तो नहीं मिली, लेकिन इतना जरूर पता चला कि अर्बन लेजेंड्स ने बहुत सारी फिक्शनल स्टोरीज बनाई थी, जैसे कि ब्लडी मैरी की स्टोरी। इस स्टोरी के मुताबिक अगर आप किसी अंधेरे से रूम में शीशे के सामने खड़े होकर 3 दफा ब्लडी मैरी का नाम लेकर उसको बुलाओगे तो आपको शीशे में एक चुड़ैल नजर आएगी जिसका नाम है ब्लडी मैरी। तो फ्लाइट 914 भी बस एक फिक्शनल स्टोरी है जिसको बहुत सारे यूट्यूबर सर्च करके बताते हैं। और प्रूफ के तौर पर अगर आप विकिपीडिया या फिर किसी भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स की वेबसाइट पर जाकर फ्लाइट 914 के बारे में सर्च करोगे तो वहाँ भी आपको ऐसी किसी फ्लाइट की कोई डिटेल्स नहीं मिलेंगी। तो यार जितने भी बड़े यूट्यूबर्स ऐसी अजीब अजीब स्टोरीज सुनाते हैं तो वो बिल्कुल ही झूठ बोलते हैं। वो लोगों को मिसगाइड करके लोगों का नुकसान करते हैं और अपना फायदा करते हैं। तो मेरी मानो, अगर आपने ऐसे किसी यूट्यूबर को सब्सक्राइब कर रखा है तो अभी के अभी जाके उसे अनसब्सक्राइब कर दो। फिर पता नहीं वो यूट्यूबर कब किसी भूत की कहानी सुना के आपकी रातों की नींद हराम कर दे। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे बहुत ज्यादा रिसर्च करनी पड़ी। और अगर आप अर्बन लेजेंड्स की और ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनना चाहते हो तो जल्दी से मेरी इस वीडियो पर 10K व्यूज करा दो। और यार रुको, साइड में दिए गए किसी भी एक वीडियो पर क्लिक कर लो। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।